चीन ताइवान से दूर रूस में आजकल हलचल बहुत है। रूस में व्लादिमीर पुतिन के नाम के आगे से प्रेसिडेंट शब्द हटाकर एक नया ओहदा देने की तैयारी हो रही है। व्लादिमीर पुतिन के लिए इस साजिश की वजह भी एक और व्लादिमीर ही है। हैरत की बात यह है कि इस व्लादिमीर के पुतिन भी बहुत बड़े फैन रहे हैं। ये व्लादिमीर इतना ताकतवर माना गया कि उससे पहले से यूक्रेन युद्ध के बारे में सब कुछ मालूम था और यही वजह है कि अब कहा जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध में तीसरा व्लादिमीर उतर गया है। युद्ध, तबाही, अकड़, बेचैनी और धमकी। 5 महीनों में हजारों मौत और उनके बीच लड़खड़ाता हुआ लेकिन उभरता हुआ ऐसा नेतृत्व जिसके फैसलों ने इस सदी के सबसे खतरनाक युद्ध की स्क्रिप्ट लिख दी। ज़ेलेंस्की और पुतिन के साथ ऐसा कौन? व्लादिमीर कहें या वोलोदिमीर हैं, जो यूक्रेन का मास्टरमाइंड कहा जा सकता है, या जिसे यूक्रेन के युद्ध के बारे में कई महीनों पहले पता चल चुका था। क्या इसे यूक्रेन के युद्ध में तीसरे व्लादिमीर की एंट्री कही जाए, जो बहुत बड़ी मिस्ट्री बन चुका है। व्लादिमीर पुतिन और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के अलावा यूक्रेन की जंग में तीसरा व्लादिमीर कौन है, जिसे सब कुछ पता था? आखिर वो व्लादिमीर है या वोलोदिमीर? उसे क्या पुकारा जाता है? क्योंकि इन दोनों नाम में कोई फर्क नहीं, इनके उच्चारण में सिर्फ रूस और यूक्रेन की सरहद का फर्क है। अब सवाल है कि यूक्रेन के युद्ध के बारे में व्लादिमीर पुतिन और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के अलावा तीसरा व्लादिमीर कौन था, जो सब कुछ जानता था, जैसे पता था कि युद्ध कब होगा और 2022 दूसरे विश्व युद्ध के बाद यूरोप के इतिहास में सबसे ज्यादा खून खराबे वाला साल बन जाएगा। ये सब जानने से पहले समझिए कि जब यूक्रेन में रूस की फौज 5 महीनों से लड़ रही थी, तब पुतिन के पद को लेकर रूस में क्या बड़ा फैसला लेने के लिए दबाव बनना शुरू हो गया है। क्रेमलिन में पुतिन के सबसे कट्टर सहयोगी चाहते हैं कि अब पुतिन को प्रेसिडेंट ना कहा जाए, क्योंकि यह शब्द पश्चिम की देन है। ऐसे में वो चाहते हैं कि अब पुतिन को व्लाद कहा जाए। व्लाद यानी शासक, या फिर उनके पद को प्रावितेल बोला जाए। इसका मतलब भी शासक होता है। रूस में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी चाहती है कि राष्ट्रपति पद का नाम अब व्लाद या प्रावितेल में तब्दील कर दिया जाए। अगर ऐसा हुआ तो इसे पुतिन का रूस के सुप्रीम लीडर बनने की राह में बड़ा कदम कहा जाएगा। पश्चिमी मीडिया में पुतिन को लेकर लगातार कयासों का दौर चलता रहता है। अब पश्चिमी मीडिया में चर्चा है कि रूस पुतिन की इमेज को लगातार नए नए नाम दे रहा है ताकि उनकी इमेज को सुधारा जा सके। पश्चिमी देशों का मीडिया लगातार ऐसी खबरें छाप रहा है जिसमें बताया गया है कि रूस अब पुतिन को एक नई पहचान देने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए व्लाद या फिर प्रावितेल जैसे टाइटल पर चर्चा तेज हो गई है। देखा जाए तो यूक्रेन में नेटो और अमेरिका से अदृश्य जंग के बीच रूस में पश्चिम के खिलाफ एक नई मुहिम शुरू हो चुकी है। रूस की पॉलिटिक्स में अब पश्चिमी नाम, पश्चिमी ब्रांड और पश्चिमी उत्पादों के खिलाफ एक पब्लिक मूड सेट किया जा रहा है और इसके बीचों बीच व्लादिमीर पुतिन के और मजबूत होने के सिग्नल मिलने लगे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या आने वाले वक्त में राष्ट्रपति पुतिन को व्लाद पुतिन कहा जाएगा या फिर प्रावितेल पुतिन? इन दोनों ही पदों का मतलब है सुप्रीम लीडर। यूक्रेन की जंग ने पुतिन को बहुत ताकतवर बना दिया है,
इसमें कोई शक नहीं। यूक्रेन पर पुतिन जितनी मिसाइलें दाग रहे हैं, वो जितने रॉकेट बरसा रहे हैं, उनकी फौज भी जितने बड़े इलाके को अपने कब्जे में लेती जा रही है, उतना ही नाम पुतिन का हो रहा है। जनवरी 2020 में रूस के सरकारी अखबार में एक रिपोर्ट छपी थी, जिसमें बताया गया था कि पुतिन को अब सुप्रीम लीडर का दर्जा दिए जाने की तैयारी हो रही है और इसके लिए संविधान में बदलाव किया जाएगा। ये प्रस्ताव 700 संशोधनों का हिस्सा है, जो 1993 के बाद संविधान में सबसे बड़ा बदलाव कहा जाएगा। लेकिन इसके पीछे पुतिन नहीं, बल्कि एक तीसरा व्लादिमीर है, जिसे मास्टरमाइंड कहा जा रहा है। और अब आपको इस व्लादिमीर के बारे में बहुत गौर से समझना चाहिए। अब आपको बताते हैं कि वो तीसरा व्लादिमीर आखिर है कौन, जिसके आगे व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की कहीं नहीं ठहरते। वो है व्लादिमीर ज़िरोनोवस्की, जो पुतिन का कट्टर समर्थक है। यूक्रेन की तबाही में, यूक्रेन पर हो रहे हर हमले में, यूक्रेन को लेकर हो रहे हर बड़े फैसले में ये तीसरा व्लादिमीर वो शख्स है जिसकी साजिश के आगे व्लादिमीर पुतिन और वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की भी कम आंके जाएंगे। इस शख्स का नाम है व्लादिमीर ज़िरोनोव्स्की, जो पुतिन का एक बहुत कट्टर समर्थक माना जाता था, इसलिए क्योंकि व्लादिमीर ज़िरोनोव्स्की अब इस दुनिया में नहीं है। उसकी मौत अप्रैल में हो गई थी। व्लादिमीर ज़िरोनोव्स्की रूस की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रमुख भी था। व्लादिमीर ज़िरोनोव्स्की के बारे में आगे जानने से पहले देखिए कि वो कौन है। ये जानिए कि इस व्लादिमीर का नाम आखिर चर्चा में क्यों आया। दिसंबर 2021 में व्लादिमीर ज़िरोनोव्स्की ने कहा था, 22 फरवरी को सुबह 4 बजे दुनिया हमारी नई नीति को महसूस करेगी। मैं चाहता हूं कि 2022 एक शांतिमय वर्ष रहे, लेकिन 2022 सुकून भरा साल नहीं रहेगा। इसी वर्ष रूस फिर से महान देश बनेगा और सबको खामोश रहकर हमारे देश की इज्जत करनी पड़ेगी। इसका मतलब साफ है कि यूक्रेन में आज जो कुछ चल रहा है, कीव से लेकर डॉनबास और ओडेसा से लेकर जो कुछ चल रहा है, पुतिन की फौज जितनी भी मिसाइल दाग रही है, मारियोपोल और सेवरोदोनेत्स्क से लेकर वो हर शहर जिसको पुतिन की सेना ने रौंद डाला है, उसके बारे में इस व्लादिमीर को पहले से पता था और वो पूरे प्लान को बहुत अच्छी तरह जानता था। पुतिन के इस शख्स के साथ करीबी इतनी ज्यादा थी कि जब व्लादिमीर ज़िरोनोव्स्की की इसी वर्ष अप्रैल में मौत हुई थी, तब पुतिन भी उसके अंतिम संस्कार में शामिल हुए थे। व्लादिमीर ज़िरोनोव्स्की को पश्चिमी देशों के खिलाफ एक बड़ी आवाज या कहें कि रूस में प्रोपेगेंडा करने वाला लीडर माना जाता था। पुतिन के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद व्लादिमीर ज़िरोनोव्स्की ने कहा था कि अब रूस में चुनाव नहीं होंगे, ये सब बेकार के चोचले हैं। पुतिन शी जिनपिंग की तरह रूस पर शासन करेंगे और उनको रूस चीन के माओ जेडोंग की तरह विदा करेगा। इन तमाम प्रोपेगेंडा का फायदा जाहिर है कि पुतिन को ही हुआ। यूक्रेन में चल रही भीषण जंग और लगातार तबाह हो रहे ज़ेलेंस्की के शहर, इन तमाम तस्वीरों के बीच व्लादिमीर ज़िरोनोव्स्की की पार्टी चाहती है कि पुतिन का दर्जा राष्ट्रपति से बुलंद करके सुप्रीम लीडर का कर दिया जाए। नेटो और अमेरिका पहले से ही रूस से परेशान है। वो पुतिन के अहंकार को इस युद्ध की सबसे बड़ी वजह बताते हैं, लेकिन रूस की अंदरूनी राजनीति में पुतिन के लिए बड़ी तैयारी चल रही है। रूस में लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी के पास अभी 22 सीटें हैं। ये 450 सीट वाली रूस की संसद में बहुत छोटा सा हिस्सा है, लेकिन ये पार्टी चाहती है कि पुतिन को व्लाद या फिर प्रावितिल कहकर पुकारा जाए। महायुद्ध के करीब 140 से ज्यादा दिन बीत जाने के बाद अब ज़ेलेंस्की की सेना का जज्बा भी कमजोर होता जा रहा है। इसका सबसे बड़ा सबूत है कि यूक्रेन जिस काउंटर के साथ कीव में रूस का जवाब दे रहा था, वैसा वो अब डॉनबास में नहीं दे पा रहा है। पुतिन का अगला प्लान क्या है? क्या पुतिन का युद्ध व्लादिमीर ज़िरोनोव्स्की के मन मुताबिक बढ़ेगा?
क्या पूरे यूक्रेन पर कब्जा होगा और क्या युद्ध यूक्रेन से आगे बढ़कर नेटो की सरहद में भी घुसपैठ करेगा? यूक्रेन युद्ध को लेकर साजिश बहुत सी सामने आई है, लेकिन पुख्ता वही बात की जाएगी जो इस वक्त दुनिया के सामने है। ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि जो इंफॉर्मेशन वॉर उन्होंने शुरुआत में रूस के खिलाफ जीतनी शुरू की थी, अब उसी में वो पिछड़ते जा रहे हैं, क्योंकि डॉनबास में ऑपरेशन के बाद यूक्रेन अब रूस को मीडिया में उस ताकत से काउंटर नहीं कर पा रहा है जिस तरह शुरुआत में कीव पर हमले के दौरान उसने किया था। Це набуває іноді просто нездорових форм, коли соціальними мережами і сайтами поширюються свідомі вкиди з Росії, мета яких тільки одна – доповнити ракетний і артилерійський терор проти нашої держави ще й інформаційним терором. इसलिए इस बात को समझने के लिए आपको ले चलते हैं रूस के रक्षा मंत्रालय की एक सीक्रेट मीटिंग में, जहां रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु रशियन सेना के तमाम अफसरों को कुछ बता रहे हैं, कुछ समझा रहे हैं और आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी इसे लेकर पुतिन की लीडरशिप से क्या डिमांड है, ये मैसेज भी क्लियर कर रहे हैं। इस मीटिंग में यूक्रेन में ऑपरेशन तेज करने को कहा गया है। डॉनबास में डोनेस्क को ऑल क्लियर करने का ऑर्डर दिया गया है। ज़ेलेंस्की के रॉकेट हमलों की तोड़ निकालने को कहा गया है। रूस की सेना ने जुलाई में डॉनबास पर हमले अचानक तेज कर दिए हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि लुहांस पर उसका करीब 100% कब्जा हो चुका है और डोनेस्क का आधा इलाका रूस के पास है, जिस पर पुतिन अब पूरी तरह कब्जा करना चाहते हैं। लेकिन इन सब रिपोर्ट्स के बीच क्या ज़ेलेंस्की खामोश है? क्या उन्होंने उम्मीद छोड़ दी है? क्या ज़ेलेंस्की अब बैकफुट पर आ गए? Україна вистояла під жорстокими ударами Росії. Нам вже вдалося звільнити частину території, яка була окупована після 24 лютого. Поступово звільнимо і інші райони нашої держави, які зараз під окупантом. ज़ेलेंस्की ऐसी बड़ी बातें लगातार कर रहे हैं, लेकिन जमीन पर तो पुतिन का ही सिक्का अब चलने लगा है। डॉनबास में रूस की जिन यूनिट्स ने लड़ाई लड़ी, पुतिन की सरकार अब उनको भी बहादुरी के अवार्ड दे रही है और साथ में ये नसीहत भी कि उनका अगला ऑपरेशन और तेजी से पूरा होना चाहिए। महायुद्ध में रूस के महाविनाशक हथियार और सेना का सामना यूक्रेन की सेना अपने हौसले और रणनीति से कर रही है, लेकिन उसका नुकसान लगातार हो रहा है। रूस युद्ध को लेकर अब किसी जल्दबाजी में नहीं दिखता। रूस धीरे धीरे अपने टारगेट को चुनकर निशाना बना रहा है। वैसे रूस के नए टारगेट पर हमले और तेज हो गए हैं और रूस के रक्षा मंत्रालय ने इसकी तस्वीरें भी भेजनी शुरू कर दी हैं। रूस के नीप्रो शहर के पास यूक्रेन के एक मिलिट्री अड्डे को तोचका मिसाइल से उड़ा दिया गया। ये मिसाइल कैसे अपने टारगेट पर कयामत बनकर गिरी, इसका वीडियो भी रिलीज किया गया है। रूस का दावा है कि 24 घंटे के अंदर ही यूक्रेन की 4 कमांड पोस्ट को पूरी तरह तबाह कर दिया गया है और ये सब हमले ऐसे हथियारों से किए गए जो बहुत सटीक माने जाते हैं। डोनेस्क में रूस की बमबारी में आम लोगों को भी बहुत नुकसान पहुंचा है। ये किसी भी युद्ध की सबसे बड़ी त्रासदी होती है, क्योंकि फौज से ज्यादा इसमें आम लोग मारे जाते हैं जिनका कोई हिसाब नहीं होता और उन्हें पूछने वाला भी कोई नहीं मिलता। तेतियाना ने अपने एक पड़ोसी को दम तोड़ते हुए देखा है। वो अब अपना बिखरा हुआ घर समेट रही है। Все это так неожиданно. Мы ничего и не поняли, кто был дома. Ну, все, нет окон, нет крыш. Ну, вот дом практически тоже снесен. И оно несколько вот так вот домов, все посечено. Меня собака убила. Вторую ранила. У свекрухи тоже прям в будке, ее прям на фарш. Тут выхожу, соседка сидит. Я думала, ей плохо стало. Ее вообще просто. और जैसा कि कहा, फौज से ज्यादा यहाँ आम लोग इस युद्ध का शिकार बन रहे हैं। डॉनबास के डोनेस्क रीजन में सबसे ज्यादा तबाही देखने को मिल रही है। За еду тоже страшно подумать, что будем сидеть голодні. Если не буде света, води, газу, то я не знаю вообще, як ми будемо виживати. Що ждати від нашого государства, не знаю. І як кажуть, одна надіжда на Бога. Просимо, молимо Бога, щоб хоча б не відключили воду і світ, а вже остальне все, як кажуть, приложиться. Буде світ, будуть в магазинах працювати холодильники, будуть щось завозити. Пенсія хоч і невеличка, але все одно щось можна. करीब 5 महीने से भीषण युद्ध लड़ रहे पुतिन लगातार युद्ध की रणनीति में बदलाव कर रहे हैं। पुतिन की पहली कोशिश अब यूक्रेन की सेना और जनता के हौसले को तोड़ने की है, ताकि यूक्रेन की जनता बिखरे और वो अपने महायुद्ध में फतेह हासिल कर सके।
डोनेस्क और आसपास के शहरों में अब रूस के मिसाइल अटैक लगातार हो रहे हैं। अब तक यूक्रेन पर 2000 से ज्यादा मिसाइल दाग चुके पुतिन के नए अटैक अब रिहायशी इलाकों पर भी देखने को मिले हैं। ये बात बहुत चौंकाने वाली है, लेकिन ज़ेलेंस्की के पास इसे रोकने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इसके कि वो रूस की पोजीशन पर जवाबी कार्रवाई करे। लेकिन सवाल है कि क्या रूस की फायर पावर के आगे वो कब तक डटे रहेंगे? Після обстрілу, коли зникло світло, до нас поступило дві людини легкої ступені тяжесті і один чоловік, який потребував оперативного втручання. Також лікарі одягали ліхтарі, включали ми лампи і робили операцію. डॉनबास में पुतिन के ताजा ऑपरेशन की रिपोर्ट कीव में बैठे ज़ेलेंस्की को भी बराबर मिल रही है और वो भी जानते हैं कि रूस अब अपने हमलों को लेकर और ज्यादा आतंक फैला रहा है ताकि यूक्रेन के लोग घबरा जाएं और उनका हौसला टूट जाए। Людей сьогодні налякав фейк про масовий російський ракетний удар по Україні. Після усього, що відбувалось попередні тижні, після Дніпра, Вінниці, Часового Яру, скільки нервів псується щоденне тиражуванням страшилок від російських пропагандистів і посадовців, скільки проблем українці створюють самі для себе, довіряючи будь-якому анонімному джерелу. ज़ेलेंस्की की अब पूरी आस अमेरिका और बाकी नेटो देशों से है, जिनसे वो लगातार हथियार की डिमांड कर रहे हैं। यूक्रेन रूस को काउंटर करने के लिए हाइमर्स रॉकेट का इस्तेमाल कर रहा है और साथ में अब वो ब्रिटेन के M270 रॉकेट लॉन्चर के लिए भी खुद को तैयार कर चुका है। ये ऐसे मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम है जिससे रूस के प्लान को एकदम से झटका लगा है। यही वजह है कि रूस अब ज़ेलेंस्की को मिल रही इस मदद को जड़ से मिटाने के लिए ईरान से ड्रोन भी लेने की तैयारी में है।